हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो एसओआईसी में हम डिफरेंट कॉर्पोरेट ग्रुप्स को पढ़ते रहते हैं एंड जब हम डिफरेंट कॉर्पोरेट ग्रुप्स को पढ़ते हैं तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स में कल्चर्स मैटर्स अ लॉट। क्यों कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर मैं आपको कल्चर की इंपॉर्टेंस बताता हूं तो एक तो आपने अनिल अंबानी ग्रुप देखा होगा, तो एडैक ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपने देखा होगा कि अक्रॉस द ग्रुप वेल डिस्ट्रक्शन हुई, चाहे वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आरकॉम हो, चाहे वो आर पावर हो, बट अक्रॉस द ग्रुप वेल डिस्ट्रक्शन हुई बिकॉज कल्चर के अंदर प्रॉब्लम थी। Whereas then you come across groups like Murugappa Group, then you come across group like Tata Group, then you come across a group like Reliance Industries. But especially जब हम मुरुगप्पास या फिर टाटास की बात करते हैं, then you start appreciating the power of corporate culture. क्योंकि अगर हम मुरुगप्पा ग्रुप की बात करते हैं तो इट इज वन ऑफ द लीस्ट टॉक्ड अबाउट ग्रुप इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, बट इस ग्रुप ने अनपैरेलल्ड वेल्थ क्रिएट करी है एंड दिस ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट एथिकल ग्रुप्स दैट इज देयर इन द लिस्टेड यूनिवर्स टुडे। काफी लोगों ने जो मुरुगप्पा ग्रुप है इसके बारे में आज तक नहीं सुना होगा, बट मुरुगप्पा ग्रुप 1900s में फाउंड हुआ था एंड आज इनकी मोर देन 28 कंपनीज हैं, जिसमें से 10 कंपनीज लिस्टेड हैं। अगर आपने ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नाम सुना हो, अगर आपने कोरोमंडल का नाम सुना हो, अगर आपने कार्बोरंडम यूनिवर्सल का नाम सुना हो, अगर आपने ईआईडी पैरी का नाम सुना हो, अगर आपने शांति गियर्स का नाम सुना है, सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंपनीज विच बिलोंग टू मुरुगप्पास। अगर आपने चोलामंडलम का नाम सुना हो, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मुरुगप्पा कंपनी। तो मुरुगप्पास में क्या ऐसा खास कर रहे हैं कल्चर में, दैट इज व्हाट इज वर्थ स्टडीइंग। हम मुरुगप्पास के ऊपर वील डू अ सेपरेट केस स्टडी एज वेल, बट आज के इस बिजनेस एनालिसिस में व्हाट वील बी स्टडीइंग इज एन एनबीएफसी ऑफ दिस ग्रुप दैट इज बाय द नेम ऑफ चोलामंडलम। बट मुरुगप्पा ग्रुप में देयर इज वन थिंग दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि इस टाइम पे इस ग्रुप के अंदर आप इनकी कोई भी इस टाइम पे कंपनी उठाएंगे तो वो कंपनी इस टाइम पे कुछ इनोवेटिव कर रही है और फ्यूचर के लिए कर रही है। तो अगर आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम पे क्या कर रही है, इस कंपनी को भी हम कवर करेंगे फ्यूचर में कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे अपना जो कोर बिजनेस है मेटल एंड फॉर्जिंग प्रोडक्ट्स का, तो अपना जो कोर बिजनेस है वो TI1 से TI2 और TI3 में पैसा डाल रही है। दैट इज वो जैसे उन्होंने CG पावर को एक्वायर करा, फिर उसको टर्न अराउंड कर दिया, तो ऑलमोस्ट वहां से 15-20 बैगर बना। फिर साथ साथ इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल्स है और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स है उसके अंदर पैसा डाल रही है। सो बेसिकली जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज है उसकी तरफ जा रही है। तो वो एक वेंचर कैपिटलिस्ट का मॉडल भी है, प्राइवेट इक्विटी का भी मॉडल है। तो डायनाहर एक यूएस में बिजनेस मॉडल है, उसको ट्राई कर रहे हैं कॉपी करने का। सेकेंडली अगर आप यहाँ इंडिया के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे अगर कार्बोरंडम यूनिवर्सल की बात करते हैं, सो कार्बोरंडम यूनिवर्सल एक अब्रेसिव्स की कंपनी है। तो अब्रेसिव एक तरीके का फास्ट मूविंग इंडस्ट्रियल गुड है जो आपका बार बार वेयर एंड टेयर में काम आता है इंडस्ट्रियल्स के अंदर। बट यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कार्बोरंडम यूनिवर्सल भी डिफरेंट मटेरियल साइंसेस कंपनीज एक्वायर कर रही है। तो आपको एक सुन के बहुत हैरानी होगी कि 2004 में एक मटेरियल डिस्कवर हुआ था बाय द नेम ऑफ ग्राफीन। तो ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है दैट इज 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड इट इज 1000 टाइम्स लाइटर देन पेपर। एंड इसकी जो कमर्शियल यूसेजेस है इस टाइम पे कार्बोरंडम यूनिवर्सल इंडिया के अंदर कर रही है एंड दे हैव अ सेपरेट डिवीजन फॉर दिस। सिमिलरली इस टाइम पे ये डिफरेंट मटेरियल कंपनीज का एक्विजिशन भी कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक अब्रेसिव कंपनी से एक मटेरियल साइंसेस कंपनी बनते जा रही है। तो ये तो हमने बात करी कार्बोरंडम यूनिवर्सल की। थर्डली अगर हम बात करते हैं चोलामंडलम की, तो चोलामंडलम में भी आपको पता लगेगा कि ये फिनटेक्स के साथ इस टाइम पे टाइप्स कर रहे हैं एंड साथ साथ जो इनके से एक बुरा एक वहां पे इनके पास पूरा एक सेगमेंट छूट गया था पर्सनल लोन्स का, या फिर एक SMEs का एक सेगमेंट छूट गया था, या फिर एक वर्किंग कैपिटल लोन्स का सेगमेंट छूट गया था SMEs के लिए। उस सेगमेंट को भी इस टाइम पे केटर करना चाहते हैं। सो अगेन आप अक्रॉस द ग्रुप अगर एक पूरा स्ट्रैटेजी देखेंगे तो न्यूअर एंड न्यूअर जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं ये उसके अंदर आ रहे हैं एंड जो फास्टर ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं ये उसके अंदर आ रहे हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ हैविंग द कल्चर राइट एंड दिस इज द पावर ऑफ हैविंग वेरी फोकस्ड ग्रुप। With this we'll start the analysis of चोलामंडलम एंड इस पूरे एनालिसिस के अंदर हम सीखेंगे कि एक एनबीएफसी को कैसे एनालाइज करते हैं, हम उसकी लाइबिलिटी साइड से लेके एसेट साइड में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं वो सीखेंगे। फिर हम आके बहुत जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक आरओए ट्री क्या होता है उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और फिर आरओए ट्री को आप कैसे प्रोडक्ट से उसके एनबीएफसी के मैच कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। फिर हम इस कंपनी का वैल्यूएशन भी करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड हम इस कंपनी के थीसिस एंड एंटी थीसिस की तरफ भी चलेंगे।
तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एनबीएफसी होती क्या है। तो एनबीएफसी माने कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ये बैंक नहीं होती। पर अगर आप एनबीएफसी का एग्जांपल लेते हैं, बैंक का एग्जांपल लेते हैं, वॉरेन बफेट बार बार बोलते हैं कि एक एनबीएफसी या बैंक एक सिंपल बिजनेस है। कि आपका सिंपल काम क्या है कि आपके पास लाइबिलिटीज हैं जो आपके सोर्सेज ऑफ फंड है। तो माने सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं, आपके जो आपको पैसा देते हैं, या तो एनबीएफसी के केस में अगर आप बैंक से पैसा रेज कर रहे हैं, या अगर आप जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे पैसा रेज कर रहे हैं, अगर आप कमर्शियल पेपर से पैसा रेज कर रहे हैं, एंड जहां पे आप पैसा देते हैं, पैसा आप कहां देते हैं, एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे क्या क्या होता है, एसेट साइड पे आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स में क्या है, अगर चोलामंडलम के केस में लेते हैं तो चोलामंडलम के केस में कमर्शियल व्हीकल होएगा, होम इक्विटी प्रोडक्ट्स होंगे माने हाउसिंग लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होएगा, एंड साथ साथ चोलामंडलम के केस में आजकल जो एसएमई लोन्स कर रहे हैं वो भी होंगे, तो हम उसकी भी बात करेंगे। बट एक बिजनेस ये सिंपल ही है। एंड यहाँ पे पैसा कैसे कमाया जाता है, तो जो बेसिकली आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स में एंड जिस यील्ड पे आप आगे लोन दे रहे हैं उसके बीच का जो आपका डिफरेंस है, एंड जो आपका इंप्लॉइज के ऊपर खर्चा है, या आपका जो रेंट पे खर्चा है, या जो आपका लोन ओरिजिनेशन के ऊपर खर्चा है, उसको हम कहते हैं ओपेक्स। तो आपका जो ओपेक्स के ऊपर खर्चा अगर आप उसको हटा दें तो ओपेक्स का खर्चा एंड आपका जो आप खर्चा अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स पे देते हैं, क्योंकि आपने लोगों से पैसा उधार पे ले रखा है, बैंक से पैसा ले रखा है, जो बाजार है उससे ले रखा है, कमर्शियल पेपर से उठा रखा है, म्यूचुअल फंड से उठा रखा है। तो जब उनको पैसा देते हैं एंड आगे से जो आप जिन डिफरेंट जो बोरोवर्स हैं उनको पैसा दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये एक एनबीएफसी पैसा कमाती है। तो एनबीएफसी के केसेस में हमें एक रिटर्न ऑन एसेट और एक उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है जो हमें देखनी होती है। एंड साथ साथ इनकी एसेट क्वालिटी हमें पता करने के लिए यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट देखना पड़ता है, और इन कंपनीज का जो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स होते हैं वो देखना पड़ता है। घबराइए मत, बहुत सिंपल टर्म्स हैं, हम वीडियो के अंदर भी इसकी बात करेंगे। फिर पहले हम यहाँ पे चोलामंडलम की जो लाइबिलिटी साइड है उसको समझते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी साइड अगर हम समझ गए तो हमारा लाइबिलिटी साइड खत्म हो जाएगा, फिर हम एसेट साइड की तरफ आएंगे। तो पहले हम सिंपली समझते हैं इनके सोर्सेज ऑफ फंड क्या, लाइबिलिटी क्या है। माने ये वाली एनबीएफसी पैसा कहां से रेज करती है और कैसे आगे पैसा देती है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं कि पैसा कहां से आता है इनके पास। तो अगर आप देखते हैं कि इनके सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, लाइबिलिटीज कहां से आती है, तो यहां पे आपको पता लगेगा कि यहां पे ऑलमोस्ट इनकी लाइबिलिटी में अगर आप FY22 में देखते हैं तो 61% बैंक टर्म लोन्स है। फिर अगर आप डिबेंचर्स देखते हैं तो डिबेंचर्स 15% है। फिर उसके बाद अगर आप टीयर 2 कैपिटल तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास है। पर अगर आप यहाँ पे कमर्शियल पेपर्स देखते हैं तो माने जो मार्केट से आप उठा रहे हैं दैट इज 4% के आसपास। तो बेसिकली मेजर सोर्स ऑफ जो इनकी फंडिंग है दैट कम्स फ्रॉम द बैंक टर्म लोन्स। अगर आप ओवरसीज टर्म लोन देखते हैं तो ओवरसीज टर्म लोन भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। बट वेयर इट रियली स्टैंड्स आउट इज व्हेन वी कंपेयर दिस टू इट्स पियर्स कॉस्ट ऑफ फंड में। मनी लेंडिंग एक कमोडिटी धंधा है, बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड माने लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर जीतता है। चोलामंडलम का कॉस्ट ऑफ फंड देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 5.8% है, रेपको हाउसिंग फाइनेंस का 7% है, एक्टस का 7.74% है, आवास का 6.88% है, होम फर्स्ट का 7.2% है, सुंदरम का 6% है, बजाज फाइनेंस का 6.7% है, एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 8.8% के आसपास का है। तो यहां पे आपको ये दिखाने का क्या पर्पस था कि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज में या फिर कॉस्ट ऑफ फंड्स में एक्चुअली में चोलामंडलम इज सुपीरियर एज कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर एनबीएफसीज। इसको दिखाने का क्या पॉइंट है, क्योंकि इस टाइम पे चोलामंडलम सिर्फ एक सीवी फाइनेंसियर ही नहीं है, तो सीवी के साथ हम सुंदरम और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के साथ इनको कंपेयर कर सकते हैं जिनसे इस टाइम पे सुपीरियर है। इट इज ऑल्सो गेटिंग इनटू बेसिकली हाउसिंग लोन इस टाइम पे कर रहे हैं। तो अगर आप रेपको के साथ कंपेयर करेंगे, रेपको भी तमिलनाडु के अंदर लैब करता है इस टाइम पे। रेपको इज ऑल्सो बेसिकली वन स्टेट लेंडर बेसिकली, तो रेपको भी लैब बहुत ज्यादा करता है एंड साथ साथ हाउसिंग लोन्स करता है। तो वहां पे भी 7% के आसपास कॉस्ट ऑफ फंड है। अगर इनका कॉस्ट ऑफ फंड ही 5.8% है तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग भी कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप एप्टस को देखते हैं तो एप्टस का जो कॉस्ट ऑफ फंड है दैट इज मोर देन 8%। तो एप्टस का जो एवरेज टिकट साइज है वो 7 to 8 लाख रुपीस के बीच में है, आई थिंक 7 to 9 लाख के बीच में। फिर इनका भी 14 to 13 लाख के आसपास एवरेज टिकट साइज है, माने सिमिलर प्रोडक्ट के अंदर भी है। सो जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि अगर आपकी लाइबिलिटी साइड सुपीरियर है तो यू कैन गो आफ्टर अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स। तो ये तो पहली चीज है जो आपको समझना पड़ेगा कि लाइबिलिटी का क्या खर्चा दे रहा हूं, जिसकी वजह से मैं डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट में जा सकता हूं। तो यहां पे आप समझते हैं कि इनकी कहां इन्होंने ब्रांचेस लगाई है, और क्या ये सिर्फ ज्योग्राफिकली कंस्ट्रेंट लेंडर है या एक पैन इंडियन लेंडर है। तो आपको यहाँ पे एक सरप्राइजिंगली चीज पता लगेगी कि इट इज अ वेरी वेल डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी। तो यहाँ पे अगर आप ब्रांचेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो साउथ इंडिया में FY18 में 26 ब्रांचेस थी जो FY22 में 28% है। नॉर्थ इंडिया में 22% थी जो 22 to 24% के बीच में चल रही है। वेस्ट इंडिया में 23 to 24% के बीच में,
और ईस्ट इंडिया में 25 to 26% के बीच में चल रही है। वेराज अगर आप यहाँ पे देखते हैं रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन में, तो रूरल क्या है, अगर आप टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज में आते हैं तो इनका मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांचेस आर देयर इन द रूरल एरियाज। 80% ऑफ द ब्रांचेस आर इन रूरल एरियाज। सेमी अर्बन 13% है, अर्बन में 7% ही है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? रूरल एरियाज में 80% ऑफ द ब्रांचेस क्यों है? सिंपली टू एस्केप कॉम्पिटिशन फ्रॉम द बैंक। अगर आज मेरा AUM 72 to 76,000 करोड़ का है, तो अगर मेरे को हाई यील्ड्स भी कमाने हैं, अगर मेरे को हाई रिटर्न ऑन एसेट भी कमाने हैं, अगर मैं पैसा भी लगा रहा हूँ बैलेंस शीट से और मेरे को उस पर अच्छा प्रॉफिट भी कमाना है, तो मेरे को उन एरियाज में जाना पड़ेगा जहां पे बैंक के लिए लेंडिंग करना मुश्किल होगा। एंड वहां पे जाके मेरे को एक ऐसा बिजनेस मॉडल बिल्ड करना पड़ेगा जहां पे टिकट साइज भी कम होएगा एंड जहां पे बैंक्स के लिए आगे ब्रांचेस लगाना भी थोड़ा ज्यादा भले अनइकोनॉमिकल होएगा, इतना सेंस भी नहीं बनेगा। तो NBFCs का एग्जिस्ट करने का पर्पज यही है कि ओरिजिनेशनल मसल होती है एक NBFC की, कि आप जो लोन की सोर्सिंग कर रहे हैं रूरल एरियाज में जाके, वो एक बैंक की नहीं होती। बैंक की जो ओरिजिनेशन मसल है वो अर्बन एरियाज में बहुत होती है। इस वजह से NBFCs एग्जिस्ट। मे बी 3-4 years डाउन द लाइन NBFCs के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से उनको को लेंडिंग में आना पड़ेगा। बट दिस इज द राइट फॉर NBFCs टू विन एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी सी दैट NBFCs इन इंडिया हैव ग्रोन टू 2 लाख करोड़ मार्केट कैप, 5 लाख करोड़ मार्केट कैप। AUM उनका अगर आप देखेंगे तो किसी का 70,000 करोड़ हो गया, किसी का 50,000 करोड़ हो गया, किसी का 2-2.5 लाख करोड़ हो गया, क्योंकि वो ऐसे ऐसे एरियाज में गए या ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स में गए जहां पे बैंक्स नहीं थे। एंड जहां पे बैंक्स नहीं होते वहीं पे आपको एक ग्रीन स्पेस मिलती है। तो इस वजह से आप देखेंगे ज्यादातर NBFCs का रूरल एरियाज में बहुत प्रेजेंस होगा, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस क्या है कि मैं आपको NBFC का एक दिमाग में मेंटल मॉडल डालूं कि व्हाई डू NBFCs एग्जिस्ट एंड इतने सालों से क्यों एग्जिस्ट कर रही है। अब हम यहाँ पे आते हैं इनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो देखने के लिए कि व्हाट इज CV फाइनेंस। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो, पहले मैं आपको एक बुक रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ जिसका नाम है द कंसोलिडेटर्स बाय प्रिंस मैथ्यू थॉमस। तो ये बुक आपको सिखाएगी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी है। आपको जो मिस्टर अजय बिजली उनकी स्टोरी मिलेगी, मिस्टर जो अभिषेक खैतान है जो रैडिको खैतान के प्रमोटर है उनकी स्टोरी है, जो वी गार्ड के प्रमोटर्स हैं उनकी स्टोरी है। तो आपको उसमें पता लगेगा कि कैसे वी गार्ड के प्रमोटर्स ने अपनी किडनी डोनेट कर दी थी एक ट्रकर को बचाने के लिए, दैट टू अननोन एज वेल। तो आपको जो ह्यूमन एलिमेंट ऑफ प्रमोटर्स है इंडियन बिजनेसमैन का, आपको इस बुक से सीखने को मिलेगा। SIS लिमिटेड है उसकी भी इसमें स्टोरी है एंड क्लोज टू 6 to 7 इंडियन प्रमोटर्स की स्टोरी एंड दिस इज वन ऑफ द मस्ट रीड बुक्स, क्योंकि इंडियन लिटरेचर एक्चुअली इन्वेस्टिंग पे बहुत कम अवेलेबल है एंड दिस इज वन ऑफ दोस बुक्स व्हिच आई विल एक्चुअली हाईली रेकमेंड। इसके अलावा देयर आर 4 की थिंग्स अबाउट द SOIC मेंबरशिप। तो आज एक रिटेल इन्वेस्टर की 4 की प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी की प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टर है। तो आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको एक अकाउंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फोरेंसिक एनालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है कि कंपनीज आपको कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रही। साथ साथ आपको सबसे बड़ी दिक्कत जो आज की डेट में है कि कंपनी को वैल्यू कैसे करें, कि कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, क्या वैल्यूएशन नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं कंपनी का। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टॉट इन अ डिटेल्ड 32-hour कोर्स एज अ पार्ट ऑफ SOIC इंटेंसिव प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे देखी जाती है, वैल्यूएशन कैसे करते हैं कंपनी का, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं एंड साथ साथ एक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, दैट इज टॉट इन दी SOIC इंटेंसिव प्रोग्राम, जो इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों के अंदर अवेलेबल है। सेकंड की प्रॉब्लम एक रिटेल इन्वेस्टर की क्या आती है कि फिर एक सेक्टर की प्रॉब्लम आती है कि अगर जब एक रिटेल इन्वेस्टर डिफरेंट सेक्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसको सेक्टर्स नहीं समझ आते हैं। एंड इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक्स नहीं स्क्रीन करने आते। तो हमने क्या करा है कि एक सेपरेट कोर्स ही बना दिया SOIC में, दैट इज अबाउट हाउ टू फाइंड एपिक स्टॉक्स। तो हाउ टू फाइंड एपिक स्टॉक्स के अंदर देयर आर करेंटली मोर देन ऑलमोस्ट 5 hours ऑफ कंटेंट, जो आपको सिर्फ यही सिखाएगा कि आप फंडामेंटल पैरामीटर्स पे एंड टेक्निकल पैरामीटर्स पे एक स्टॉक को कैसे स्क्रीन कर सकते हैं। एंड इनके साथ साथ वी हैव कवर्ड मोर देन 10 सेक्टर्स एट द मोमेंट व्हिच विल टीच यू अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स लाइक हॉस्पिटल सेक्टर, लाइक जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एंड साथ साथ आपको केमिकल सेक्टर बारे में भी सिखाएगा, बैंकिंग सेक्टर बारे में भी सिखाएगा। एंड अब इसके साथ साथ हमें जो QSR सेक्टर है उसके ऊपर भी वेबिनार करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक रिटेल इन्वेस्टर की क्या प्रॉब्लम है कि एक डिफरेंट इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस से आप नहीं सीख पाते। सो बिकॉज ऑफ
this, we have made a separate course in SOIC membership, that is Master Class with Super Investors, जहाँ पे हम जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो हम डिफरेंट इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते रहते हैं SOIC ट्राइब मेंबर्स के साथ कॉन्वर्जेशन के लिए, एंड इस कॉन्वर्जेशन में SOIC ट्राइब मेंबर्स उनके साथ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, एंड ऑल दीज पास्ट वेबिनार्स आर अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। एंड फाइनली जो बेसिकली हम दिवाली पे लॉन्च करने वाले, दैट इज द SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी, विच इज करंटली एन अर्ली बर्ड ऑफर जो अभी SOIC मेंबरशिप में इंक्लूडेड है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी है, SIPs प्लान करनी है तो कैसे करनी है, अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है, हेल्थ इंश्योरेंस को फिल्टर करना है तो कैसे करना है, सो ऑल दोज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द SOIC फाइनेंशियल लिटरेसी। एंड आपको ये एकदम स्टॉक मार्केट में अगर आप बिगनर है तो बिगनर से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक ये लेके जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल तक फंडामेंटल एनालिसिस लेके आएगा, फिर एडवांस टू थोड़ा सा और एडवांस लेवल तक सेक्टोरल एनालिसिस लेके आएगा, फिर जो फिल्ट्रेशन क्लासेस है वो आपको काफी एडवांस तक ले आएगा एंड आप स्टॉक्स खुद ढूंढ पाएंगे। एंड ऑल दीज 4 पार्ट्स आर अ पार्ट ऑफ द SOIC membership, and there is only one SOIC membership which includes all these 4 courses, which is there in the description below, and all the past webinars are also included। अब हम चोलामंडलम की जो एसेट साइड है इसकी तरफ आते हैं। अगर यहाँ पे हम चोलामंडलम का एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें क्या बताते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज में या डिफरेंट एसेट्स में टोटली कितना मैनेज कर रहे हैं अभी। तो पूरी अगर आज आप इनके लोन बुक देखते हैं तो पूरी लोन बुक के अंदर आपको पता लगेगा कि व्हीकल फाइनेंस, दैट इज कमर्शियल व्हीकल और ये सारी चीजें आज इनकी बुक में 52,881 करोड़ का है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आज बुक में 17,1115 करोड़ का है। होम लोन आज 5,269 करोड़ का है, वेरस जो न्यू बिजनेस जो अभी चालू है वो 1,642 करोड़ के आसपास का आज बिजनेस बन चुका है। सो दिस इज द एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आपको पता लगेगा ऑलमोस्ट, अगर आप ट्रेंड देखेंगे ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, तो आपको ट्रेंड से पता लगेगा कि ओवर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में 68% इनकी जो बुक है व्हीकल फाइनेंस में, होम इक्विटी के अंदर 21% ऑफ द बुक है, एंड अदर्स के अंदर जो अगर हमने अभी देखा जो न्यू बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करा है उसकी मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा, वो आज 11% के आसपास इनकी बुक में है। व्हीकल फाइनेंस एक टाइम पे 66% था जो अभी बढ़ के 68% के आसपास हो गया। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इनका जो बिजनेस है व्हीकल फाइनेंस का उसके साथ। तो व्हीकल फाइनेंस में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हीकल फाइनेंस में जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है दैट इज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, माने ट्रक हो गए या ट्रैक्टर्स हो गए या फिर कमर्शियल इक्विपमेंट हो गया या फिर जो यूज ट्रक्स हो गए उनकी भी बात करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइट फॉर अ कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसियर टू एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? आपने देखा होगा एक सुंदरम भी एग्जिस्ट करता है, एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी एग्जिस्ट करता है, एक मैग्मा फिनकॉर्प भी एग्जिस्ट करता था जो एक पूना वाला फाइनेंस बन गया था। तो यू विल सी कि देयर आर मल्टीपल CV फाइनेंसियर्स। तो पहला एक क्वेश्चन अराइज करता है कि CV फाइनेंसियर्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर क्या है कि इन केस ऑफ व्हीकल फाइनेंस की जो डीलर टच पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का होता है कि आपका बहुत ज्यादा जो डीलर के साथ रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा रिलायबल होना चाहिए। तो चोलामंडलम ने बहुत सालों से या बहुत डेकेड से जो डीलर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा अपना जो रिलेशनशिप है कल्टिवेट करें, विच हैज हेल्प देम टू पुश अ लॉट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। सेकेंड थिंग है, बैंक्स डू नॉट फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइनेंस। तो बैंक सिर्फ डीलर्स को लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करने पे फोकस नहीं करेंगे, ओनली अपार्ट फ्रॉम HDFC बैंक। HDFC बैंक इस पे बहुत फोकस करता है, विच एक्सप्लेन्स व्हाई बैंक्स डू नॉट एंजॉय एज गुड रिलेशनशिप्स विद डीलरशिप्स एज NBFCs। थर्ड थिंग क्या है कि बैंक्स की जो एक इनएबिलिटी है टू इवैल्यूएट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड कस्टमर्स। माने हमने बात करी थी कि जो रूरल कस्टमर्स हैं Tier 3, Tier 4, Tier 5 शहर के, तो वहां पे उनकी क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करने की बैंक्स की एक इनएबिलिटी है, क्योंकि आपका ओपेक्स माने वहां पे ब्रांच लगाने का खर्चा इतना हो जाएगा कि वो सेंस ही नहीं बनेगा वहां पे ब्रांच लगाने का। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। एंड फाइनली अगर हम चोलामंडलम की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो चोलामंडलम जो OEMs है उनसे स्टार्ट करता है अपना जो रिलेशनशिप डेवलप करना। फिर OEMs जो रीजनल लेवल के हैं, तो OEMs में आपके जो भी मतलब अगर आप देखते हैं तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स लाइक टाटा, आइशर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप ये एंजॉय करते हैं। एंड जो इनके सेल्स फोर्स एग्जीक्यूटिव है डीलरशिप लेवल, उनके साथ भी बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है। एंड जो डीलरशिप के ओनर्स हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अगर आप जब AUM देखते हैं मेजर CV फाइनेंसियर्स का, देन आपको एक आइडिया पता लगेगा कि मेजर CV फाइनेंसियर्स में चोलामंडलम का 52,881 करोड़ का AUM है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 1,27,000 करोड़ का AUM है,
फिर सुंदरम फाइनेंस का 19,825 करोड़ का AUM है। तो माने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का एक्चुअली AUM चोलामंडलम से भी बड़ा है। बट यहाँ पे एक आपको और इंटरेस्टिंग चीज पता लगेगी कि आप इस सेगमेंट को और 3 भागों में काट सकते हैं या और 3 सब सेगमेंट्स में काट सकते हैं। तो यहाँ पे भी CV फाइनेंस में और 3 सब सेगमेंट्स क्या है कि सुंदरम फाइनेंस किसको केटर करता है, दैट इज द लार्ज ट्रक ऑपरेटर। तो लार्ज ट्रक ऑपरेटर को केटर करते हैं, तो इस वजह से इनका लो यील्ड है और लो NPA है। तो सुंदरम फाइनेंस का अगर आप NPA देखेंगे तो 2% NPA होगा, बट इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी 12-13% ही होगा हार्डली। वेराज अगर आप चोलामंडलम का देखते हैं तो ये स्मॉल ट्रक ऑपरेटर को केटर करता है जहां पे मीडियम यील्ड है और मीडियम NPA है। वेराज अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को देखते हैं तो ये ह्यूज ट्रक ऑपरेटर को केटर करता है, माने जो सेकेंड हैंड ट्रक्स हैं जहां पे हाई यील्ड है और हाई NPA है। यानी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में अगर आप GNPA नंबर्स देखेंगे तो आपको 7% के भी दिखेंगे। फिर आप चोलामंडलम के देखेंगे अगर CV बिजनेस के आपको 3-4% के बीच में देखेंगे। सुंदरम फाइनेंस क्योंकि लार्ज फ्लीट ऑपरेटर्स को केटर करता है तो वहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बनता, वहां में ज्यादा रिटर्न्स नहीं बनते, बट वहां पे रिस्क भी बहुत लो है। तो इस वजह से वहां पे एक स्टेबल बिजनेस है, बट वहां पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं बनते। तो इस वजह से वहां का ROE आपको 12-13% ही दिखेगा। तो यहाँ व्हीकल फाइनेंस में इनके रिटर्न रेशियोज देखते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है नेट इनकम मार्जिन इनका अगर आप निम्स देखते हैं तो एक ग्रॉस मार्जिन होता है बेसिकली एक NBFC या बैंक के लिए। तो आपने कितने पे पैसा लिया और कितने पे दिया उसके बीच का फर्क। तो इनका 8.2 to 8.8% के बीच के आसपास चल रहा है, जो 7.2% FY20 में लोएस्ट हिट कर गया था। क्रेडिट कॉस्ट देखते हैं तो क्रेडिट कॉस्ट माने कि आपका कितना लोन खराब हुआ, दैट इज लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस एज अ परसेंटेज ऑफ AUM, इसको हम क्रेडिट कॉस्ट कहते हैं। तो FY22 में आप देखेंगे तो 1.4% के आसपास इनका क्रेडिट कॉस्ट था इस बिजनेस डिवीजन में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर आप ROE देखते हैं तो ये लोग रोटा कैलकुलेट करते हैं। रोटा को हम क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन लाइक टोटल एसेट्स, पर ये लोग क्या करते हैं PBT अपॉन टोटल एसेट्स। असली वैसे मेथड क्या है, PAT अपॉन टोटल एसेट्स करना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये थोड़ी सी जो फाइनेंशियल जगलरी है इसको आप पकड़ के PAT अपॉन टोटल एसेट्स, आपको असली मेथड वही है। पर ये आपको अगर आप ये इनका रोटा देखते हैं दैट इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है मेजर करना, तो इनका 4.1% के आसपास आपको रोटा दिखेगा। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे दैट इज OPEX टू AUM देखेंगे तो आपको 3.3% के आसपास एक्सपेंस रेशियो या चोलामंडलम के बिजनेस के अंदर दिखेगा। सो दिस इज विद द रिटर्न रेशियोज ऑफ द CV बिजनेस। बट अब CV बिजनेस में अगर आप यहाँ पे व्हीकल फाइनेंसिंग बिजनेस में अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पे हाई यील्ड दिखेगा, आपको लो यील्ड दिखेगा एंड आपको एक मीडियम यील्ड दिखेगा। तो पूरे बिजनेस में आपको क्या पता लगेगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे आर डूइंग। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो एक टाइप का ये प्रोडक्ट करते हैं कमर्शियल व्हीकल लोन्स जो डोमिनेंट है। तो कमर्शियल व्हीकल में जो हमने जैसे डिस्कस करा ट्रक के लोन्स, फिर 2 व्हीलर के लोन्स भी करते हैं, फिर 3 व्हीलर के लोन्स भी करते हैं, फिर कार एंड MUV के लोन्स भी करते हैं, फिर ट्रैक्टर लोन्स भी करते हैं, फिर कमर्शियल इक्विपमेंट लोन भी करते हैं। एंड हाई एंड मीडियम यील्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको यहां दिखेगा कि हाई यील्ड में जो यूज्ड व्हीकल्स हैं, माने जो सेकेंड हैंड व्हीकल है वो हाई यील्ड लोन्स है। तो हाई यील्ड लोन्स का यहाँ पे एक परसेंटेज बढ़ते जा रहा है ओवर द इयर्स। Q4 FY22 में आप देख सकते हैं कि हाई यील्ड लोन्स का एक परसेंटेज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। वेराज मीडियम यील्ड का आप देखते हैं तो मीडियम यील्ड में MUVs आएंगे, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स आएंगी, सो कार आएगी, आपकी सब मीडियम यील्ड में है। लो यील्ड में देखेंगे तो कमर्शियल इक्विपमेंट आएगा और हेवी जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो यहाँ पे आएंगी। एंड यहाँ पे 28% आज जो इनका है दैट इज इन यूज्ड व्हीकल्स, whereas commercial equipment will be close to 6%, 7% is in heavy commercial vehicles, एंड साथ साथ ऑलमोस्ट 21% अभी इनका जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है इसके अंदर यहाँ पे बिजनेस है। अगर आप AUM देखते हैं तो 31,473 करोड़ से इस बिजनेस में 52,881 करोड़ आया है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 988 करोड़ से 2,054 करोड़ के आसपास आया है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। सो ऑलमोस्ट 20% का CAGR ऑलमोस्ट लास्ट 4 ईयर्स के अंदर 20% का CAGR इनका अपना जो व्हीकल फाइनेंसिंग का बिजनेस है इसके अंदर हुआ है। एंड इसके साथ साथ अगर आप इनका श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और उसके साथ साथ अगर आप सुंदरम के साथ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे इनका ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स है, माने वो पैसा जो 90 डेज पास ड्यू है, 90 DPD माने 90 डेज से आपको वो पैसा नहीं आया तो GNPA में आप ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स बन चुका है। तो वहां पे अगर आप फर्क देखते हैं तो ये आपको एसेट क्वालिटी बताएगा। तो क्रेडिट कॉस्ट और ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स ये दो मैट्रिक्स हैं जो आपको एक NBFCs की एसेट क्वालिटी बताते हैं। तो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स का कंपैरिजन करेंगे तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का ये चलता है 7.1% के आसपास,
चोलामंडलम का 3.9% के आसपास है, वेराज सुंदरम का इस टाइम पे 2.19 के आसपास है, बट सुंदरम की आरओई भी इस वजह से कम है। तो ये तो इनका व्हीकल फाइनेंसिंग का बिजनेस है। अब हम सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस की तरफ आते हैं जो होम इक्विटी का बिजनेस है। तो होम इक्विटी का बिजनेस स्टार्ट क्यों करा? तो होम इक्विटी का बिजनेस 2007 में स्टार्ट हुआ था। एंड ये बिजनेस को स्टार्ट क्यों करा चोलामंडलम ने? क्योंकि कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो एक शॉर्ट टेन्योर लोन है, माने 2 to 5 ईयर्स में ये पे ऑफ हो जाता है, क्योंकि आप व्हीकल फाइनेंसिंग इतने टेन्योर के लिए करते हैं। तो जब आप होम इक्विटी लोन लेते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ लोन है। एक तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जो माने एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज लेगा, तो माने एक जो कमर्शियल बोरोवर भी ले सकता है या फिर एक रेसिडेंशियल बोरोवर भी ले सकता है, वो 86% ऑफ द टाइम्स वो उसी घर के अंदर रह रहा होता है, जो अपने घर के अगेंस्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेता है बिजनेस के अंदर डालने के लिए। फिर इनका एक टाइप ऑफ लोन है यहाँ पे जो हाउसिंग फाइनेंस के लिए, जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, माने 14 लाख रुपीज के एवरेज टिकट साइज होते हैं इनके घर का, तो उसके लिए लोन देते हैं। तो यहाँ पे इस बिजनेस में क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे पहली चीज है लोन टू वैल्यू रेशियो। माने अगर 100 रुपए का एसेट है तो ये सिर्फ 65 रुपीज का लोन देंगे, तो आपके वहां पे एक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि अगर लोन खराब भी होता है तो आप बाजार में जाके उस एसेट को बेचेंगे तो आपके पैसे नहीं खराब होंगे। तो आपने सुना होगा कि कोई भी कोलैटरल बैक्ड लेंडिंग में आपके पैसे बहुत ज्यादा खराब नहीं होते हैं, स्पेशली जब वो कोलैटरल एक प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पे आपकी रिस्क मैनेजमेंट अगर सुपीरियर है तो देन यू विल डू वेरी वेरी वेल। तो इनका होम इक्विटी बिजनेस में लैब में दे हैव शोन एक्चुअली टू अदर एनबीएफसीज कि दिस इज हाउ यू डू रिस्क मैनेजमेंट, जब मैं आपको इनके एसेट क्वालिटी के मेट्रिक्स दिखाऊंगा। बट दिस इज व्हाई दे स्टार्टेड दिस बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे एक टेन्योर भी थोड़ा लॉन्गर है। एक तो 10-15 ईयर प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक आपका टेन्योर ऑफ लेंडिंग कैन ऑल्सो बी लॉन्ग एंड इट इज वेरी वेरी स्टिकी इन नेचर एज कंपेयर टू रन ऑफ बिजनेस लाइक कमर्शियल व्हीकल। एंड यहाँ पे साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी भी इस बिजनेस की बढ़ गई। तो 2007 में इस डिवीजन को स्टार्ट किया एंड आज ये डिवीजन क्लोज टू 22,000 करोड़ ऑफ बुक है, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 30-32% ऑफ देयर एंटायर AUM मिक्स। तो पहले हम यहाँ पे इनके बिजनेस की बात स्टार्ट करते हैं, दैट इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो जब आप इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का बिजनेस देखते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट क्यों हुआ, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पहली चीज समझते हैं कि है क्या। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में चोलामंडलम क्या करता है? लास्ट 15 ईयर से कि चोलामंडलम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कर रहा है यहाँ पे, एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इनका टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो माने फटाफट लोन अप्रूव हो जाते हैं। अभी 388 ब्रांचेस के अंदर इनका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अप्रूव हो रहा, मतलब चल रहा है इस टाइम पे, पैन इंडियन प्रेजेंस है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या है? एक तो बिजनेस लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, फिर माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, फिर बैलेंस ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी लोन्स है। एंड यहाँ पे कस्टमर सेगमेंट किसको ये कैटर करते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल्स को। यहाँ पे अगर आप इनका प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं, यहाँ पे अगर आप वैसे इनका मिक्स देखते हैं तो 84% रेसिडेंशियल है एंड 16% ही कमर्शियल है। तो माने 84% उन लोगों के लिए है जो उस घर के अंदर रह रहे हैं, 16% कमर्शियल है। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि इस बुक का क्या आपको मैट्रिक्स है। तो बुक के अगर आप फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आपको फाइनेंशियल्स पता लगेगा कि यहाँ पे इनका पीबीटी या आरओए या ये सारी चीजें कितना बनता है। तो अगर आप इस बुक के अंदर इनका देखते हैं तो पहली चीज आपको यहाँ पे पता लगेगी कि यहाँ पे इनका जो डिसबर्समेंट का रन रेट है तो 5862 करोड़ का है, कि माने कितने नए लोन दिए गए हैं, जो 2021 में 3627 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर 62% की ग्रोथ है, जो बहुत सालों बाद इन्होंने यहाँ पे ग्रोथ पे पेडल प्रेस करे। FY18 में 10,000 करोड़ का AUM था, जो आज 17,000 करोड़ का AUM इस बिजनेस के अंदर इनका हो गया। अगर आप इस बिजनेस के इनके रिटर्न मैट्रिक्स देखते हैं तो लोन लॉसेज एंड प्रोविजंस हार्डली 0.7%, 1.1%, 0.8%। तो क्रेडिट कॉस्ट इज वेरी वेरी लो, shows you the quality of lending that Cholamandalam is doing in this business. PBT ROTA देखते हैं, that is return on total assets, तो 3%, 2.2%। अगर आप पोस्ट टैक्स करके देखते हैं तो असली मेथड तो इसका है पैट अपॉन टोटल एसेट्स करने का, ये लोग पीबीटी अपॉन टोटल एसेट्स करते हैं। फिर भी यहाँ पे रिस्पेक्टफुली 1.5 to 2% के आसपास का आरओए कमा लेते हैं, जो लैब के लिए एक अच्छा मेट्रिक है। सो अगेन दिस बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल। फिर इनका जो इसी होम इक्विटी के अंदर सेकंड बिजनेस है, दैट इज ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। तो हाउसिंग फाइनेंस का अगर आप इनका बिजनेस देखते हैं तो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में अगर आप यहाँ पे इनका आरओटी देखते हैं तो यहाँ पे 4.5% के आसपास है, वेराज यहाँ पे लोन लॉसेज एंड प्रोविजंस भी 1.5% के बिलो है, 0.9% FY22 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7 करोड़ से 215 करोड़ का बना है लास्ट 4 इयर्स में, शोज यू द अमाउंट ऑफ ब्लिट्ज स्केलिंग दैट चोलामंडलम इज डूइंग। वेराज CAGR देखते हैं तो 61% के नेट इनकम में, पीबीटी में 136% के। और अगर हम होम लोन बुक का ब्रेकअप देखते हैं तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन 56% है, बिल्डर परचेज 26% है, रीसेल 30% है, बिजनेस ट्रांसफर 4% है और टॉपअप 1% है और शॉप लोन 0.3% के आसपास है। एंड आज जो होम फाइनेंस की बुक है
5270 करोड़ की हो गई है। तो मानिए हाउसिंग फाइनेंस पे काफी कंपनीज को अच्छी अच्छी वैल्यूएशन मिलती है, तो हाउसिंग फाइनेंस का भी बिजनेस काफी तेजी से बिल्ड करे। फाइनली हम इनके लास्ट बिजनेस सेगमेंट की तरफ आते हैं जो एक ऑप्शनैलिटी की तरह है। तो लास्ट बिजनेस सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो चोलामंडलम ने रिसेंटली जो फिनटेक्स है उनके साथ पार्टनरशिप्स करी है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं कि चोलामंडलम ने यहाँ पे क्या करे। तो चोलामंडलम का जो लास्ट यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल है, तो इन्होंने रिसेंटली एक पेस्विफ्ट करके एक जो फिनटेक है उसको अक्वायर करे, विच इज एन एनबीएफसी, 450 करोड़ का 72% स्टेक लिए। सो बेसिकली इट्स लाइक अ पेमेंट गेटवे फॉर कंपनीज टू गो ऑनलाइन। इसके साथ साथ इन्होंने फिनटेक्स के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर लोन ओरिजिनेशन एज वेल, जो चोलामंडलम की बुक के ऊपर लोन्स होंगे। एंड यहाँ पे और ये क्या बिजनेस करें, तो यहाँ पे 3 इनके प्रोडक्ट्स आए हैं। एक तो फ्लेक्सी लोन का प्रोडक्ट है कि अगर आप वो पैसा यूज करेंगे तभी आपको उसके ऊपर बेसिकली इंटरेस्ट पे करना है। फिर इनका एक प्रोडक्ट आया एसएमई के लिए वर्किंग कैपिटल के अंदर आए। एंड फाइनली जो बजाज फाइनेंस पर्सनल फाइनेंस के अंदर करता है वो इनका एक इसके अंदर प्रोडक्ट आया है। इस बिजनेस के अंदर अगर आप इनका रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको कॉन कॉल पढ़ के इंटरेस्टिंग लगेगा कि इस बिजनेस में इन्होंने बताया कॉन कॉल में कि आर ओवरऑल ROTA दैट इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट विल बी बेटर देन अ ट्रेडिशनल बिजनेस, बट इसका निम्स भी डिफरेंट होएगा और ओपेक्स भी डिफरेंट होएगा ड्यू टू क्रेडिट कॉस्ट। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे इस बिजनेस में क्या क्या कर रहे हैं कि इस बिजनेस के अंदर एक तो कंज्यूमर एंड स्मॉल एंटरप्राइज लोन है वेर इन दे आर फोकसिंग ऑन कस्टमर्स हु आर टेकिंग बिजनेस लोन्स और प्रोफेशनल लोन्स। सेकंड चीज ये क्या कर रहे हैं कि ये एसएमईज के ऊपर फोकस कर रहे हैं काफी टाइम से ऊपर। एंड उसके अलावा ये सिक्योर्ड बिजनेस एंड पर्सनल लोन्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज द न्यूअर टाइप ऑफ बिजनेस जहां पे ये बजाज फाइनेंस जैसा कुछ काम करना चाहते हैं। अब हम इस कंपनी की वैल्यूएशन की तरफ चलते हैं और फिर हम थीसिस और एंटी थीसिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन देखते हैं तो बेयर केस के अंदर यहाँ क्या हो सकता है कि बुक वैल्यू पर शेयर ग्रोथ 18% हो, बट क्योंकि इनका कमर्शियल व्हीकल वाला पोर्टफोलियो अगर व्हीकल फाइनेंस के अंदर अगर वहां पे खराब हो सकता है तो वहां पे अगर हेडविंड्स आ गई तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि डी रेटिंग हो सकती है इनके प्राइस टू बुक की। तो प्राइस टू बुक अगर डी रेट हो गए 3.5x आ गया तो व्हाट विल हैपन बेसिकली 2-3 इयर्स डाउन द लाइन कि इनका जो एवरेज जो मल्टीपल्स रहे हैं प्राइस टू बुक के 3 to 3.5x तक, अगर वहां पे इनकी डी रेटिंग होगी तो यहाँ पे CAGR 4% बन सकता है पहले केस में, बेयर केस में। बेस केस में अगर प्राइस टू बुक अगर आज 5x रहता है और उसी पे 20% कंपाउंडिंग होती रहती है, जिसपे ये AUM कह रहे हैं कि 20% से हमारा प्राइस टू बुक कंपाउंड होएगा, तो बुक वैल्यू पर शेयर 143 रुपीज का 247 जा सकता है। और अगर उस पर 5x प्राइस टू बुक मिलती है जो आज मिल रही है तो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस जो आप देख सकते हैं कितना हो सकता है और क्या CAGR इसमें बन सकता है। तो ये आप खुद सीख सकते हैं, आपके लिए मैं टेम्पलेट डाल दूंगा, खुद करके पढ़ के आप खुद भी बना सकते हैं बुल बेयर एंड बेस सिनेरियोस। बुल केस तभी हो सकता है बजाज फाइनेंस को 10x प्राइस टू बुक मिलता है क्योंकि वो पर्सनल फाइनेंस करता है। तो बुल केस में क्या नैरेटिव होएगा कि इनके जो न्यू वर्टिकल्स हैं, जो ये पर्सनल फाइनेंस और ये जो बेसिकली ये SME लोन्स और ये जो नए फिनटेक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, दैट स्केल्स अप टू 40 to 50% ऑफ द बिजनेस, जिसकी वजह से ओवरऑल रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स इंक्रीजेस 3-4 years डाउन द लाइन। एंड इनका जो एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू पर शेयर फिर भी हम 20% के आसपास ग्रो करें, पर इनका प्राइस टू बुक वैल्यू 6x के आसपास चले जाए। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CAGR 27% के आसपास आ सकता है अगर बुल केस सिनेरियो प्ले आउट करता है तो। So these are 3 scenarios that can play out, but this is a scenario based valuation जो आपको खुद इंडिपेंडेंटली दिमाग लगा के करना चाहिए कि क्या ऐसा होएगा भी या नहीं होएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी इज एन इवॉल्विंग मूवी, तो आपको बार बार रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा प्रोसेस को, क्योंकि आज इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव NBFCs आफ्टर बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर जरूर है कि बुल केस में ही एक डिस्प्रोपोर्शनेट पैसा बनता है, वरना आपका रिटर्न्स बेसिकली मीडियम टू लो सिनेरियो में रहता है। तो पैसा कहां बनता है? सिर्फ बुल केस के अंदर, जहां पे सारी चीजें एकदम बुलिश सिनेरियो में पूरी होती हैं। सो दिस इज अ रिस्क दैट यू हैव टू कंसीडर। अब हम चलते हैं थीसिस एंड एंटी थीसिस की टुवर्ड्स। पहले हम चोलामंडलम में थीसिस पॉइंटर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट की थीसिस पॉइंटर चोलामंडलम क्या आता है कि आज जो हमने इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखा था, जो कमर्शियल व्हीकल के अंदर ऑलमोस्ट 65 to 66% था। तो अगर कमर्शियल व्हीकल के अंदर आज इकोनॉमी के अंदर एक सिक्लिकल रिकवरी होती है, तो कमर्शियल व्हीकल का जो पोर्टफोलियो दैट कैन ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस। तो अगर कमर्शियल व्हीकल के पोर्टफोलियो के अंदर वापस ग्रोथ आती है तो आज शायद से वो उसको बेक इन करना बहुत मुश्किल है। तो वो एक थीसिस पॉइंटर हो सकता है। सेकंड की थीसिस पॉइंटर चोलामंडलम के बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है कि जब हमने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की बात करी थी, तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप आवास फाइनेंस की बात करें, अगर आप होम फर्स्ट की बात करें, अगर आप और भी बिजनेसेस की बात करें, तो जब हमने वैल्यूएशन कर रहे थे हमने देखा था कि इन बिजनेसेस की जो वैल्यूएशन है इनको 4 या 5x प्राइस टू बुक मिलता है। तो यहाँ पे चोलामंडलम का भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का बुक है दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो यहाँ पे ये एक मल्टी लाइनर NBFC बनते जा रही है। तो इट इज नो लॉन्गर अ वन ट्रिक पोनी।
तो यहाँ पे थर्ड की थीसिस पॉइंटर क्या हो सकता है, दैट इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो बुक है वो बहुत सालों से ग्रो नहीं करा था, बट लैब की बुक की अगर आप डिस्बर्समेंट देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 40 to 50% पे ग्रो करी है लास्ट 1 ईयर में, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ वापस आ गई है। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ वापस आती है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माने जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है तो उनके लिए लैब का जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है। एंड लैब का जो इनका बुक भी रहे उसके अंदर इनको इतने ज्यादा जीएनपीएस और एनएनपीएस के इशू नहीं रहे, तो इट हैज बीन अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर चोलामंडलम। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की थीसिस पॉइंटर्स। एंड फाइनल की थीसिस पॉइंटर्स क्या है जो चोलामंडलम के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस टाइम पे देख रहे हैं, दैट इज द ऑप्शनैलिटीज जो ये पर्सनल फाइनेंस के अंदर शो कर रहे हैं, जो एसएमई बुक के अंदर शो कर रहे हैं, जो वर्किंग कैपिटल लोन्स में शो कर रहे हैं, एंड जो इन्होंने फिनटेक्स के साथ पार्टनरशिप करी है। ऑलरेडी जो इनका डिसबर्समेंट रन रेट है दैट इज बेसिकली क्रॉस 1000 करोड़। तो वहां पे जो इनका थीसिस पॉइंटर आपको यही चीज ट्रैक करनी है कि एज अ परसेंटेज ऑफ एयूएम इनका ये जो नया सेगमेंट है ये कितना बड़ा हो जाता है। अगर ये नया सेगमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ एयूएम 40-50% पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ आ सकती है, तो ही यहाँ पे बजाज फाइनेंस टाइप आउटकम आ सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो एंटी थीसिस पॉइंटर का पहला पार्ट है कि चोलामंडलम की आज जो अगर प्राइस टू बुक आप देखते हैं, जब हम वैल्यूएशन डिस्कस कर रहे थे, तो मोर देन 4.5x to 5x का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है चोलामंडलम का, विच इज बेसिकली बजाज फाइनेंस के बाद इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूड मल्टी लाइनर एनबीएफसीज। अभी मैं अफोर्डेबल हाउसिंग की बात नहीं कर रहा, मल्टी लाइनर एनबीएफसीज की बात कर रहा हूं। तो वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूड एनबीएफसीज में, तो यहां से पैसा बनने के लिए आपकी जो हमने ऑप्शनैलिटीज की बात कर रही थी, तो सारी की सारी ऑप्शनैलिटीज शुड एक्चुअली कम ट्रू। तो थीसिस पॉइंटर में जो भी चोलामंडलम में इस टाइम पे इन्वेस्टर है या जो भी मतलब इन बिजनेसेस को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज जरूर पढ़नी पड़ेगी इस बिजनेस के अंदर कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या होता है। ये जो बेसिकली जो न्यू का पूरा जो ये न्यू वर्टिकल खड़ा कर रहे हैं, तो आज आई थिंक जो अदर वर्टिकल आता है जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 to 10% ऑफ इनके मिक्स के आसपास पहुंच रहा है। क्या ये 40-50% ऑफ मिक्स पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल की आप जितनी भी बात कर लो, सीवी बिजनेस एक ऑलमोस्ट मैच्योर बिजनेस है। तो यहां पे ये एंटी थीसिस पॉइंटर भी है कि कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस एक मैच्योर बिजनेस है। वहां पे ग्रोथ 10-15% लॉन्ग रन में ही आएगी, शायद से 10%, कभी 12%, कभी 20% होगी, फिर कभी 5% भी हो जाएगी, और खराब समय में शायद से 2% भी आएगी। तो आपको ये चीज सोच के चलनी पड़ेगी। तो ये चीज पे आप जरूर बेट करें कि शायद से आज यहां पे ये हो जाए। और यहाँ पे क्या एंटी थीसिस पॉइंटर हो सकता है, एक नेक्स्ट एंटी थीसिस पॉइंटर यहाँ पे क्या है कि अगर सीवी की डाउन साइकिल होती है, गिवन इट्स अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे वो भी एक बहुत बड़ा एंटी थीसिस पॉइंटर हो सकता है कि अगर कमर्शियल व्हीकल की डाउन साइकिल होती है तो यहाँ पे चोलामंडलम की जो डिसबर्समेंट्स है वो भी फ्लैट हो जाती है, तो एयूएम कुछ समय के लिए फ्लैट रहता है। एंड क्योंकि ये छोटा लोन है, माने ये 3 to 5 ईयर्स का लोन है, तो यहाँ पे काफी जल्दी से लोन की जो रीपेमेंट्स है वो भी होते रहती है। एंड जीएनपीएस भी बढ़ सकते हैं अगर सीवी की साइकिल खराब होती है तो, और साथ साथ जो आपके बेसिकली जो आपके न्यूअर प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स है वहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है। उसी को काउंटर करने के लिए चोलामंडलम ने जो यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स है उसको एज अ वर्टिकल बिल्ड करना स्टार्ट करा था, जो हमने वीडियो की बिगनिंग में बात करा था। तो ये एक और एंटी थीसिस पॉइंटर है। एक एंटी थीसिस पॉइंटर की अगर मैं आपके साथ और बात करूं, जब हम थीसिस और एंटी थीसिस की बात कर रहे हैं, तो एक एंटी थीसिस पॉइंटर यहाँ पे क्या आता है कि जो न्यू वेंचर्स जो अभी ये कर रहे हैं, अगर उनमें से जो न्यू वेंचर्स इनके फेल हो जाते हैं, तो जैसे इनका डीबीएस के साथ जॉइंट वेंचर था 2007-8 में, तो डीबीएस के साथ इनका पर्सनल लोन में जॉइंट वेंचर फेल हो गया था, सो दे हैड टू क्विट दैट जॉइंट वेंचर। तो क्विट करने का क्या रीजन था, ये कॉन कॉल में हमें रीजन भी देते हैं कि उस टाइम पे इतना डेटा ही नहीं अवेलेबल था जिस टाइम पे ये पर्सनल लोन्स के लिए लेंडिंग कर रहे थे, अनसिक्योर्ड पर्सनल फाइनेंस के लिए लेंडिंग कर रहे थे। एंड डीबीएस और चोलामंडलम का कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस थे एंड डीबीएस वाज रनिंग द शो, सो दिस इज व्हाई इट वाज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उनका रीजन ये था। बट इट इज ऑल्सो लाइक वन थिंग टू कंसिडर कि जब भी आप लेंडर्स को देख रहे हैं कि पास्ट में ग्लो अप हो चुका है जो 2012-2013 के अंदर जाके इनका सॉल्व हुआ था, तो ये चीज आपको सोच के चलनी पड़ेगी कि पास्ट में इन्होंने पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से स्केल अप नहीं करा था, इस बार क्या ये स्केल अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज समथिंग दैट इज येट टू बी सीन। तो ये भी एक एंटी थीसिस पॉइंटर हो सकता है। एंड लास्ट एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है, दैट इज द वैल्यूएशन, कि आज की जो वैल्यूएशन है मे बी इट कुड बी अ कंपाउंडर। तो यहां से क्या होना चाहिए कि मे बी जो इनके न्यू वर्टिकल्स है दैट शुड स्केल अप। नो डाउट इट्स अ फैंटास्टिक ग्रुप एंड इस ग्रुप की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है, बट वैल्यूएशन एक स्टॉक की जो है हमें उसके बारे में सोचना ही चाहिए। एंड आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक एनबीएफसी जिसका 5 to 6x प्राइस टू बुक इस टाइम पे चल रहा है, अगर उसका अदर वेंचर नहीं स्केल हो पाता तो क्या उसकी वैल्यूएशन मल्टीपल सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। अगर स्केल अप हो जाता है तो हो सकता है जैसे बजाज फाइनेंस को 8 to 10x प्राइस टू बुक मिलता है तो शायद से वहां पे भी जा सकता है, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें क्या सिखाता है कि
ग्रोथ को हमेशा आपको, जब आप अज्यूम कर रहे हैं तो ग्रोथ के लिए आपको हमेशा रीजनेबल असम्पशंस डालनी चाहिए. When you put most aggressive assumptions, तो then all sort of problems arise. तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है, माने कि आप एक प्रोज एंड कॉन्स को दिमाग में होल्ड करके चल रहे हैं एंड तभी एक बैलेंस्ड व्यू निकल के आता है. बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन दिस वर्ल्ड आर बैलेंस्ड इन्वेस्टर्स. दे आर नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक, दे आर नीदर टू पेसिमिस्टिक, दे आर बैलेंस्ड. तो हर चीज का बैलेंस व्यू बनाइए एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि थीसिस आउटवेज द एंटीथीसिस और एंटीथीसिस आउटवेज द थीसिस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. होप टू सी इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ SOIC. जय हिंद.